तो जय हिंद दोस्तों। अरे हम लोग माइक किधर है? जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, मेंस क्वेश्चन। बहुत दिनों के आज बाद, फर्स्ट बहुत पेपर समय कर के लेते बाद हैं। पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 का डिस्कशन किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चूंकि क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, परेशान होने से बढ़िया, क्योंकि हम लोग को भी सुन के तुरंत रिएक्ट करना है। हम लोग ये बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन, आपका अननोन क्वेश्चन आता है तो आप क्या पॉइंट सोचते हैं। इस पूरी जो एफर्ट है उसका पर्पज ये है। तो ये मत सोचिएगा सर क्वेश्चन क्लियर नहीं सुनाई दिया, सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए। शांति से, कौन से साल का सर पेपर है? 2021 का ये भी है। 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस पेपर 1 ओपन करिए अपने मोबाइल आईपैड में, और जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको वहीं पे पढ़िए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज का। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। बहुआयामी परिणाम बताइए। परिणाम पूछा है, प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब बताएं, एक तो मैं बना के वर्ड का दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ तेल का खदान है। ठीक है, जैसे हालांकि मैं मेरा बहुत सही नहीं बना, लेकिन तो भी ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, बताओ। फिर इसमें ये बता सकते हैं कि भूमिका में कि ऊर्जा, खनिज तेल जो ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है, और क्या नाम है, डेटा तो नहीं, डेटा भूल गया, मतलब वो कौन सी एजेंसी नहीं है कि बता रही थी कि कितना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि बता 60% के आसपास अरब और खाड़ी देशों में, और बहुत सारा 30% जो है वो वेनेजुएला और आसपास के क्षेत्र में, मतलब उत्तरी और दक्षिण अमेरिका मिला के, महाद्वीप मिला के। मतलब फिर इसका बहुआयामी प्रभाव बता सकते हैं। एक तो एक ऊर्जा सबकी जरूरत है, तो वैश्विक राजनीतिक प्रभाव है, जैसे तेल गेम होता है, मांग आपूर्ति में उतार चढ़ाव, तो कीमतें अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, फिर तेल हथियार नेक्सस, तेल की मांग क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ पैसा आता है, फिर हथियारों से वो करते हैं, तो तेल हथियार का नेक्सस हो जाता है। फिर देखा गया कि जहाँ पे ये तेल का क्षेत्र है वो विश्व का युद्ध क्षेत्र भी, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता है, या तो डिस्टर्बेंस में पार्टिसिपेशन है या तो डिस्टर्बेंस का कारक है। ठीक है, जैसे अमेरिका में भी तेल है, तो डिस्टर्बेंस का कारक भी है। वो ले आके नोट खेले 4-5 टन सर्वर लिख लिया, वो अपना ढेला जो है वो अपना दिमाग से उड़ जाए वो अपना यूज नहीं करता है, दूसरे का वो करता है। ठीक है, दीदी अपना यूज नहीं। फिर ऐसे क्षेत्र प्रायः असमान विकास के कारक होते हैं, निम्न सामाजिक स्तर, निम्न आर्थिक स्तर, लोकतंत्र नहीं, है ना। ये बता सकते हैं। फिर बता सकते हैं कि पैसा तो खूब है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव, इसको मतलब ऐसा बताना सही है। हाँ बता सकते। फिर लिख दिए तो लिख ही दिए। अच्छा, ये बता सकते हैं कि जैसे अब पैसे का कारण ये कि अपने मन से बारिश कराए तो डूब ही गए, मतलब ये बता जबरदस्ती हो जाए, लेकिन उसको वो करते हैं। हो गया भैया? हाँ, यही सब बताएं। हाँ, आप कुछ नया वही है, डायरेक्ट इंट्रो ऐसे कर सकते हैं। विश्व में खनिज तेल का 60% जो बताएं खाड़ी देशों में, और 80% देश अमेरिका और खाड़ी देशों को मिलाकर है। इसी से पता चलता है कि इसका असमान वितरण है, जिसके निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, वैश्विक राजनीति का केंद्र के रूप में। ठीक है ना, जिन देशों में पाया जाता है वहाँ वैश्विक शक्तियाँ क्या नाम से की उपस्थिति रहती है, जो क्या नाम से कहीं ना कहीं अशांति का कारण बनती है, मिडिल ईस्ट। ठीक है ना। दूसरा, ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता, युद्ध, राजनीतिक क्या नाम से बदलाव, ठीक है, सरकार में बदलाव के कारण ऊर्जा नीतियों में परिवर्तन होता है, जिससे जो तेल वाले देश हैं उसे पूरे मतलब जैसे, ठीक है, उसका अच्छा, उपभोक्तावाद एक बताना भूल गए। एक कार्टल
जैसे वहाँ पे ओपेक वगैरह है, ये कार्टेल बना देते हैं, उसका भी बिल्कुल। क्या नाम से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। आर्थिक विकास, हम्म। मुख्यतः इसका आर्थिक विकास विकासशील कार्टर और को तेजीय इंग्लिश में देशों क्या पर- बोलते हैं? नेक्सस। समूहीकरण। नेक्सस, हाँ, ठीक है ना। आर्थिक विकास। कार्टेलाइजेशन एक तरह का इंग्लिश ही वर्ड है। जैसे 5-6 लोग मिलकर सब- बोल दिए कि हम इनको सामान नहीं देंगे। हाँ ठीक वही है, बस। कार्टेल। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता हो गई। आर्थिक विकास, मुख्यतः जो विकासशील देश हैं जैसे भारत और क्या नाम बहुत से बढ़िया। डेवलपिंग, उनके क्या नाम से विकास पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि क्या नाम से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी अपने नागरिकों को ऊर्जा मतलब मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभी उसमें प्रगति के या मतलब मीडियम फेज में है। ठीक है ना। महंगाई, इनके कारण महंगाई देखने को मिलती है, जैसे 1973 में बता सकते हैं, ठीक है, 2000 में बता सकते हैं, और बाकी कुछ टाइम 2014 में बता सकते हैं। ठीक है ना, जब वो सीरिया में ISIS का उभार था उस समय। ठीक है ना, ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। कैसे? हम लोग देख सकते हैं आपका ईरान और बाकी जॉर्डन और सीरिया बाकी मुद्दों पर 2 भागों में बंटना। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या नाम से विश्व युद्ध की तरफ ले जाता है। ठीक है, आतंकवाद, आतंकवाद कैसे करता है? जहाँ भी ये चरमपंथ है और ये क्या नाम से खनिज तेल की का वो है क्या नाम से भंडार है, वहाँ पे अगर चरमपंथ है तो वो कहीं ना कहीं आतंकवाद पोषण के लिए उसका वित्त पोषण करता है। बहुत सही पॉइंट। आतंक ये 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, भारत पर क्या पड़ता है? भारत पर भी वही आर्थिक विकास, ऊर्जा संकट। तो भारत अलग से भारत पे बताएं जरूर। मतलब एक तो अगर बता सकते हैं कि ठीक, भारत ठीक, में ठीक। कैसे क्या कितने वर्ड का था? 250। अच्छा, ये नए गठबंधन बता सकते हैं कि UAE USA I2U2 बिल्कुल। हाँ, ना जैसे ये नेचुरल दोस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल बताओ। तेल की पॉइंट जितने आ जाए सब तेल की बताने कमी चाहिए। कमी कोई जो लोड है ही नहीं नेचुरल है। दोस्त अब इससे मतलब क्या अब मैं क्या सोच किया हूँ, क्या मैं बस है? एक चीज 2 चीज चेंज किया हूँ इसमें, मतलब शायद और इजी हो जाएगा पॉइंट आउट करना। जैसे इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं तेल बना क्यों, और इसी वजह से असमान वितरण। तो हम ये बताते हैं खनिज तेल का निर्माण जीवाश्म निक्षेपों के, ठीक है, हाई उच्च दाब और उच्च ताप पर दबने से तथा महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप हुआ है। इसीलिए यह विश्व के कुछ ही क्षेत्रों यथा अरब प्रायद्वीप एवं ये उत्तरी, मतलब ये जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर असमान रूप से वितरित है। ठीक है, ये हम हाई इंट्रोडक्शन में दे प्रेशर दिए। उच्च ताप उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुत वर्षों तक दबने के कारण उसको उच्च ताप को क्या बोलेंगे? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर HPHT लिखे हैं, HTHP, ठीक है, मरीन ट्रांसग्रेशन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, मरीन ट्रांसग्रेशन भी बोलते हैं। फिर मैप बना के ये दिखा दिए, मैप बना के कहाँ पे वितरण है, जनरली जो वितरण है। अब प्रभाव जो बताइए ना, उसको हेडिंग सब हेडिंग दे दीजिए, जैसे आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक। अब इस तरह सब हेडिंग दे देना तो हमारे पास बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे आर्थिक प्रभाव वही, जैसे तेल आधारित अर्थव्यवस्था, जैसे दुबई UAE ये पूरी तरह से तेल आधारित इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है, ऑयल इकोनॉमी है। इधर से असमानता, आर्थिक प्रभाव दूसरा ये भी तो है कि असमानता, जहाँ पे तेल है जहाँ पे तेल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर एक आर्थिक का तीसरा प्रभाव, तीसरा पॉइंट आर्थिक में ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ। ठीक है, जैसे भारत जैसे देश के पास ऊर्जा उपलब्ध नहीं है, निर्भर है कि जहाँ पर है वहाँ से ले आए। फिर कूटनीतिक प्रभाव, कूटनीतिक प्रभाव में जैसे तेल क्षेत्रों पर कब्जा के लिए हमेशा कूटनीति चलती रही, जैसे मलक्का डिलेमा चाइना का, ऊर्जा हेतु चाइना मलक्का डिलेमा का सामना करता है। एशियन प्रीमियम लगाया जाता है। ये जो खाड़ी देश हैं ये क्या करते हैं, ये भारत जैसे गरीब देशों के लिए क्या करते हैं, बार्गेनिंग पावर के तौर पे यूज करते हैं और एशियाई प्रीमियम लेते हैं। फिर राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव में वही एक आतंकवाद वित्त पोषण, पश्चिमी एशिया की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, खासतौर पे ये वैश्विक मुद्दों पर। ठीक है, फिर सामाजिक प्रभाव, तो सामाजिक प्रभाव बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से एक बताना, ये शायद रह गया था। हम लिखे हैं। हाँ, अच्छा, ये सामाजिक प्रभाव। लिखे हो। हाँ, जैसे निम्न सामाजिक स्थिति। हाँ, जैसे निम्न सामाजिक स्थिति, खासतौर पे जिन देशों में तेल बहुत ज्यादा है वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी के कारण महिलाओं और जो वंचित वर्ग है उनकी स्थिति बहुत खराब है, असमानता है। और जहाँ पर तेल नहीं है, जहाँ पर तेल नहीं है वहाँ पे ऊर्जा अनुपलब्धता के कारण सामाजिक आर्थिक विकास सीमित है, पिछड़ापन है। फिर है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, जहाँ पे तेल है वहाँ पे बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा है, जीवाश्म ईंधन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि जहाँ पे तेल नहीं है वहां से जहाँ पे तेल है वहाँ ले जाने में आपका कभी टूटता है, कभी फूटता है, कभी कुछ होता रहता है। जैसे अभी समुद्र में लीकेज हुआ था। बिल्कुल। फिर ऐतिहासिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव क्या, मूल्यों में बहुत बार उतार चढ़ाव, जैसे खासतौर पे इजराइल अरब वार हुआ था तो वो क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गल्फ क्राइसिस में वो घेर दिया था, उसको क्या बोलते हैं घेरने को इंग्लिश में, नहीं अरे वो उस समय वर्ड याद था, अभी बुला के, तो उसको इंग्लिश वाले बताएं। हाँ, उसको घेर दिया था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तेल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा घट जाना, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था। कंक्लूजन ये दिए कि विकल्पों की खोज की जाए,
ठीक है, नए नए क्षेत्रों को खोजिए तथा ईसा जैसी संस्थाएं, IEN जैसी संस्थाओं के माध्यम से इसका लोकतांत्रिकरण किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि सतत विकास हेतु ऊर्जा, मतलब सतत विकास 7 है ना, SDG 7 हेतु ऊर्जा, वहनीय वहनीय क्या बोलते हैं उसको, जो भी तीन जो शब्द है, सुलभ, सतत, वहनीय निरंतर, और पर्यावरण, जो भी नहीं कुछ वो लिखा है, नहीं देखिएगा एक बार SDG 7 का जो वर्ड है वही लिख के कंक्लूजन कर देंगे, अब याद नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया पॉइंट्स हो जाएंगे ना, थोड़ा सा जैसे बेसिकली ये वाले पॉइंट्स है जो बताए हैं, कुछ नया नहीं आप लोग का बताए हैं, आप लोग सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, स्ट्रक्चर्ड थोड़ा हो गया है ना। चलो अगला प्रश्न है, आर्कटिक की बर्फ, ये किए नहीं थे हम लोग? नहीं। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली affect the weather pattern and human activity on the earth? Explanation. किस प्रकार अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियां पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है ना। कौन बता रहा है? हम ही बता रहे हैं, ठीक। ठीक है ना। आप इसको इंट्रो में ऐसे डाल सकते हैं, IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, 5वीं या 6वीं कोई रिपोर्ट डाल देंगे के अनुसार, IPCC लाइक लास्ट बार वो बताइए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के रिपोर्ट के अनुसार इतने परसेंट बर्फ पिघल चुके हैं, जो भी बता सकते हैं कितना परसेंट हम लोग डाल सकते हैं। हम तो एग्जांपल दिए, मतलब लॉर्सन ABC का टूटना अंटार्कटिक में और आर्कटिक में अपने बर्फ निम्नतम स्तर पर तथा आप लोग इसको वहाँ ऐसे पे डाल जो दीजिएगा कितना वो परसेंट। हम भूमिका में लिखें कि हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ये बताएं हम विभिन्न इनको सामाजिक- एक व्यक्ति को एक बार पूरा बताने दो, ठीक है, ये पूछें तब बोलें फैक्ट वाला। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पिघला है जिसका सीधा प्रभाव है, जिसका क्या नाम से मौसम एवं मानवीय गतिविधियों को गहरे तौर पर प्रभावित कर रहा है, जो निम्न है। कैसे? क्लाइमेट चेंज को। ये ध्यान रखिए, अलग अलग बताना है, क्वेश्चन की डिमांड है कि अंटार्कटिक का अलग बताओ, आर्कटिक का अलग बताओ। अंटार्कटिका की बर्फ, अच्छा, हम तो क्या कहें दोनों, हम तो दोनों मनुष्य की हाँ, ये तो गतिविधियां क्वेश्चन और कह रहा मौसम है। के स्वरूप, इन दोनों को अलग अलग बताएं। मतलब जैसे यार मानवीय हमको तो और- ये समझ आया कि क्वेश्चन कर रहा है, अरे दोनों तुम एक जिस ही हिसाब से तो हो गया। क्वेश्चन पूछे हो, देखो आर्कटिक की बर्फ और हाउ द अंटार्कटिक, इंग्लिश एक बार देखने दो, ग्लेशियर अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न। तो हम तो मौसम के स्वरूप और अरे यार ये तो ज्यादा इजी हो जाता, ठीक है हम ना। साला आर्कटिक अंटार्कटिक अलग अलग। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले चलो इनको बताने दो। हाँ, क्लाइमेट चेंज कैसे? पहले बर्फ पिघलना, तो बर्फ का क्या होता है, अल्बेडो क्या नाम से 2% होता है, ठीक है। अगर बर्फ पिघल रहा है तो जो यहाँ पे होता है टेरेस्ट्रियल क्या नाम से रेडिएशन, वो क्या नाम से ज्यादा रहेगा, टाइम ज्यादा रहेगा, तो उष्मा ज्यादा होगा और ग्लोबल ये ज्यादा चक्री प्रभाव क्रिएट कर रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है ना। आप क्लाइमेट चेंज का सारा इसको प्रभाव पॉजिटिव लिख फीडबैक लिख सकते हैं, इसका नाम ही लिख सकते हैं सकारात्मक फीडबैक ठीक है। क्लाइमेट चेंज। हम तो लिखे नेगेटिव चक्री प्रभाव। नहीं, जैसे अंतिम में लिख देंगे कुछ पॉजिटिव है, जैसे कि व्यापार मार्ग का। अरे नहीं, सकारात्मक फीडबैक का मतलब होता है जो एक्टिविटी हो रही है उसी को और बढ़ा देना। ओके क्लाइमेट, इसको बोलते हैं हम लोग, जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है ओके। पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको और तेज कर देता है, ठीक है।
समझे? नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है नहीं ना। नकारात्मक प्रभाव है, प्रभाव लेकिन इसका नकारात्मक, नाम है climate सकारात्मक, change इसको के लिए। कीवर्ड होते हैं सकारात्मक फीडबैक, इसका नाम यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक चीज हो रही है उसको और साइक्लिकल बढ़ाते जा रहा है। अरे इसे प्रो साइक्लिक और मतलब उसको एंटी बढ़ा साइक्लिक देना, अप्रोच मतलब होती है ना इकोनॉमी में, लेकिन कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसी समय और पैसा डाल दो तो प्रो साइक्लिक अप्रोच है, यही इसको बोलते हैं सकारात्मक। हाँ अब आते हैं फिर समुद्री धाराओं पे, ओशियन करंट पे, ठीक है ना। ओशियन करंट के क्या नाम से प्रभाव में जैसे उनके जो धाराएं हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उससे क्या होगा, जैसे क्लाइमेट पर डेसिकेटिंग इफेक्ट है जो मतलब उसमें महाद्वीप के किनारों पर पड़ता है, उस पर ज़्यादा वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव क्या रहेगा, मरुस्थलीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कोल्ड करंट जहाँ से भी जाएगी, पिघलने पर क्या होगा, पोलर, अच्छा एक चीज और है, जो पोलर साइकिल होती है वायुमंडल में, वो क्या नाम से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो इससे क्या होता है, जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन पर जो एक्स्ट्रा साइक्लिक और बाकी चीज रोजबी वगैरह होती हैं उस पर क्या नाम से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से क्लाइमेट आपका एक तरह से मौसम पर प्रभाव होगा, ठीक है। अब मानवीय गतिविधियों पर कैसे, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है तो पहली बार शरणार्थी संकट आएगा, ठीक है, एक चीज होगा, राजधानी क्या नाम से शरणार्थी संकट आएगा और तस्करी इत्यादि और भी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं आपका मतलब जैसे कि इस केस में देखा गया, आप इंडोनेशिया का उदाहरण दे सकते हैं कि इंडोनेशिया में राजधानी चेंज करना पड़ा, कोरल इत्यादि क्या नाम से डूब जाएंगे और उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या ब्लू इकोनॉमी और मत्स्यन दोनों पर मतलब कंबाइंड रूप से असर पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव चीज भी है, जैसे बर्फ पिघल रहा है तो उत्तरी समुद्री मार्ग खुल रहा है, तो इससे क्या होगा, एक नए मार्ग की खोज मतलब मार्ग का विकल्प मिल रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि अगर आर्कटिक का हो रहा है तो जो आर्कटिक इकोनॉमिक काउंसिल है उसके चारों तरफ क्या खनिज संसाधन है, बाकी आपका प्राकृतिक गैस, इन पे अन्वेषण और क्या नाम से रिसर्च और उसका क्या नाम से एक्सप्लोरेशन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट बन सकता है, तो मतलब मेरे को इतना नहीं बता रहा है, ठीक है। अब हम एक गलती हम बता दे रहे हैं, हम एक गलती की है क्वेश्चन में, क्योंकि एक साथ हो नहीं पा रहा था, वो करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती कुछ पॉइंट अलग अलग किए हैं। बेटर ये था कि एक साथ ही हो, और क्वेश्चन की डिमांड वो एक हम साथ ऐसे ही लिखे है। हैं, क्वेश्चन की डिमांड हम सुनने में हमको दिक्कत हुई, हाँ मतलब सुने हमको लगा अलग अलग उस पर जोर बोलते समय पढ़े रहते तो गलती नहीं रहा था, अलग अलग पॉइंट बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो समुद्र स्तर में वृद्धि, अधिक वाष्पीकरण, जल चक्र, या बताए ना, जल चक्र में परिवर्तन, फिर लानीना अल्नीनो का असमान चक्र, ठीक है, इससे कहीं पे बाढ़ कहीं पे सूखा, ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, एग्जांपल देंगे। वायुमंडलीय समुद्र अंतर क्रिया, जिससे हीट वेव और ये हीट प्लूम जो अभी बना था, हीट डोम बना था ना वहाँ पे कनाडा के ऊपर, वो बता दिए हैं। फिर किनारों का डूबना, प्रवसन, ये मतलब अभी मनुष्य का भी वायुमंडल में समुद्र अंतर क्रिया, अच्छा, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और वायुमंडल में गर्मी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये जो अंतर क्रिया हो रही है इससे क्या हो रहा है, इससे हीट डोम, अरे जो समुद्री जो अभी वो अभी बता रहे हैं, वो अभी बता रहे हैं। ध्रुवी जेट प्रभावित, आप बताइए, पोलर वर्टेक्स उत्तरी अमेरिका में भी आया था, पूरा ठंडी पड़ गई थी, तूफान आ गया था बर्फ का, ध्रुवी जेट प्रभावित हुए थे तो पोलर वर्टेक्स फैल गया था। फिर जो डीप ओशियन करंट है, डीप ओशियन करंट, ये भी आप बताएं शायद, डीप ओशियन करंट प्रभावित हुई है, तो आर्कटिक से नीचे का करंट ये प्रभावित हुआ है। फिर गल्फ स्ट्रीम इससे प्रभावित हुई है, गल्फ स्ट्रीम स्लो हो गई है, ठीक है, आर्कटिक बर्फ पिघलने से गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि वो साइक्लिकल होता है, तो यूरोप में हीट वेव आई है इसकी वजह से। देखोगे पूरा लंदन में सड़कें पिघल गई थी, वो सब गिर गया था, ये देखिए ना, गाड़ियां चलते चलते रुक गई थी ऐसे। और जैसे ये जो मछलियां वगैरह होता है इनका नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर असमान, एक है आर्कटिक अनोमली, इसको अनोमली बोलते हैं, आर्कटिक अनोमली। आर्कटिक अनोमली का मतलब ये होता है, अगर सामान्य जगह पे 1 डिग्री इम्पैक्ट है तो आर्कटिक में इसका साइक्लिकल 2 डिग्री का इम्पैक्ट है, लगभग 1.5 से 2 डिग्री का इम्पैक्ट है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे वो अभी अलगाई ब्लूम हुआ वहां पे, पूरा वहां पे ये गुलाबी कलर का आर्कटिक होने लगा था। मनुष्य पे प्रभाव, मनुष्य पे क्या प्रभाव है, मत्स्यन क्षेत्र बढ़ गया है, ठीक है, मत्स्यन क्षेत्र बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, आवागमन आसान हो जाएगा, मरमांस्क बंदरगाह जो रशिया का है, तेल पाइप टूट गई है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो रशिया में एक जो इंटरनेट केबल भी, हाँ रशिया में मतलब एक पूरी ब्लास्ट हो गई और इससे पर्यावरणीय क्षय हुआ बहुत ज्यादा। फिर एक पॉइंट ये मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, तो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो जो कार्बन का भंडार है बहुत बड़ा ये निकल रहा है। प्लस एक इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसके अंदर माना जाता है कि बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया भी हैं जो कि नई प्रकार की बीमारियां कोविड-19 जैसे नए प्रकार के पेंडेमिक्स ला सकते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट पिघलना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लेशियर CO2 सिंक की तरह काम करते हैं, तो वो पिघल रहा है तो क्या नाम से और एक तरह परमाफ्रॉस्ट है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम कंक्लूजन ये दिए हैं, मतलब कंक्लूजन ये दिए हैं कि क्या विश्व को मतलब 1.5 डिग्री से कम तापमान अगर 2 डिग्री हो जाएगा मतलब हाँ पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पूरी तरह से आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ बर्बाद हो जाएगी, इतना ह्यूमन मानव जीवन पूरी तरह से संकट में हो जाएगा। अतः पेरिस समझौते के लक्ष्यों को तथा नेट जीरो एमिशन तीव्र गति से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। अब इसे हम कैसे बताए हैं? अभी तो कुछ एक आध जैसे चरमौसमी परिघटना सब लोग बताए हैं। चक्रवात के लिए अधिक सरफेस मिल जाएगा, सूखा बाढ़ की बार चक्रवात सूखा बाढ़ आएगी, मीठा जल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीयता कम होगी। हाँ कोरल पे इम्पैक्ट बेसिकली ये वैसे ये बताएं। लेकिन हम लिखे वीडियो पर नेगेटिव प्रभाव, इसीलिए ना ऐसे वाले पे बताओ ही मत नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो अल्बीडो में परिवर्तन जिसकी वजह से और ज्यादा धूप पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन हो उसमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि हम कंफ्यूज हैं। फिर खाद्य सुरक्षा का अब यहाँ पे हम ये एक गलती बस यही है कि एक साथ मनुष्यों के लिए खाद्य सुरक्षा और कृषि हाँ। खाद्य सुरक्षा का संकट एरिया बढ़ जाए, कृषि क्षेत्र बढ़ जाएगा ना। नहीं, कृषि से डूबेगा भी तो, इधर डूबेगा लेकिन नए एरिया खुल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर प्रजाति इस हो सकता है प्रजाति विनाश हो जाए, प्रजाति विनाश और क्या बोलते हैं ये हिपको नहीं जैसे हाँ कुछ हैबिटेट लॉस, जरूरी खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाए। ठीक है, एटॉल वगैरह डूब रहा है, इसका क्या पता। एक नेगेटिव पॉइंट जैसे पॉजिटिव पॉइंट बताएं तो एक नेगेटिव पॉइंट ये कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में भविष्य में मारकाट मचेगी, मतलब वैश्विक राजनीति का केंद्र बन भविष्य का जाएगा युद्ध जैसे- क्षेत्र बन जाएगा। वही सब लोग जाएंगे वहाँ खनिज तेल और ये सब नाइस, वो करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ नया पॉइंट? और चरमौसमी अर्थिंग सरफेस सूखा बाढ़ के बारंबारता और बाकी से सब अरे बाकी सब बाकी सब तो वही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगी विराम? नहीं कर लेते हैं। चलो एक और कर देते, 3 कर देते हैं। प्रथम प्रश्न, ठीक है। और जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए, ये तो हम उसी तरह बोल रहे हैं। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। फिर से बोलने का, बोल दीजिए। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए, टैब जलाइए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, हम बता रहे हैं। पता नहीं सही समझे भी है कि नहीं। हम जनसंख्या लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा इंट्रोडक्शन ही बताते हैं। जनसंख्या शिक्षा तात्पर्य जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आदि मुद्दों पर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन शिक्षा से है, जिसका दायरा लैंगिक स्वास्थ्य आदि तक विस्तृत है। लैंगिक स्वास्थ्य स्वतंत्रता कोई अभी जनसंख्या वृद्धि मतलब पॉजिटिव समझे मतलब हाँ। कीवर्ड नहीं मिला था लेकिन समझे। ठीक ठीक ठीक। उद्देश्य बता दिए। परिवार नियोजन सबसे पहला, हम दो हमारे 10 लिखे हैं, हमारे 2 हम दो हमारे 2 इत्यादि वाला जो मुद्दा है बेसिकली परिवार नियोजन
मूल मतलब सबसे पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा महिला असमानता एवं स्वास्थ्य, खासतौर पे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है महिलाओं का, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या जैसी इच्छा होगी तो स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा दोनों पे, IMR MMR की कमी है ना, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी प्राप्ति, ठीक है। फिर शोषण और हिंसा से मुक्ति, खासतौर पे जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था एजेंट और एजेंसी, ये दोनों खासतौर पे महिलाओं के हाथ में नहीं है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी जनसंख्या शिक्षा से, कि वो डिसीजन ले सकेंगी कि कब उन्हें मतलब परिवार आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उनके हाथ में एजेंसी और एजेंट दोनों होगा। फिर होता है चौथा पॉइंट PCPNDT की रोकथाम। PCPNDT जबरदस्ती शॉर्ट में लिखा है, बेसिकली गर्भ पूर्व नियोजन और भ्रूण हत्या, और इसके साथ साथ बाल विवाह, ये भी 3 चीज मतलब एक साथ लिख दिए। शिक्षा रहेगी तो बाल विवाह नहीं होगा, मान लीजिए हम पहले से, पता नहीं, बहुत डिटेल नहीं पता। उपाय बता दिए प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूलों में जो एजुकेशन है, ठीक है। फिर जो गर्भ निरोधक साधन है उनकी आसानी से उपलब्धता और उसके बारे में प्रचार प्रसार, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, डिस्कशन, परिचर्चा, पोस्टर इत्यादि, और सामाजिक प्रभाव, जैसे किसी हीरो हीरोइन बड़े व्यक्ति को लेकर अनुनयन कर देना, हाँ, अनुनयन आदि करना। फिर मोबाइल ऐप, मतलब तकनीकी उपाय बताएं कि मोबाइल ऐप, वेबसाइट, कोविन पोर्टल की तरफ से मातृत्व सुविधा पोर्टल, हाँ, ऐसा भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट होता है NGO सिविल सोसाइटीज आदि का प्रयोग, ठीक है, जिससे मतलब ये सारी चीजें हो सके इजीली। महिलाओं एवं पुरुषों की एक साथ भागीदारी सुनिश्चित करना, है ना, मतलब शर्म से गर्व तक, हाँ, इसे ले जाना, इसे समझ लीजिए कीवर्ड, सुनिश्चित करना। फिर DBT आदि योजनाओं से प्रत्यक्ष जोड़ना, कि एक सर्टिफिकेट मिले, पिच कराना, सर्टिफिकेट मिले, DBT आपको डायरेक्ट कोई बेनिफिट स्कीम है उसमें शामिल किया जाएगा अगर आप ये सर्टिफिकेट देते हैं तो। कंक्लूजन बताएं, भारत जैसे देश में जो कि जनसांख्यिकी मतलब विभाजन के अब प्रमुख पीक चरण पे है, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा भविष्य के भारत के निर्माण 2047 तक भारत को जनसांख्यिकी लाभांश की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस ठीक है। फिर हम बताएं पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स नॉट अ बर्डन, हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये क्या करेगा उसमें, मतलब उद्देश्य में, ठीक है। फिर सामाजिक आर्थिक जो समृद्धि है उसका सभी को लाभ सुनिश्चित हो पाएगा, समावेशी विकास, हाँ, वो बता देते हैं SDGs। तो हम इस वैसे को बताएं कि मतलब इसका फिर चक्र बना दो कि ज्यादा बच्चे तो गरीबी आदि, फिर संसाधन की कमी, उस पे कम, फिर ज्यादा बच्चे, ठीक है। फिर ये वाला बताइए, बाकी तुम बताए एक चीज इसमें और अर्ज कर सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे आशा ANM, हाँ, ये हम जब इंट्रोडक्शन लिख रहे थे ना तो मेरे दिमाग में आशा ANM तुरंत चल रहा था, लेकिन लिखते भूल गए। हाँ, जैसे अभी शायद आज भारत सरकार ने कोविन पोर्टल की तरफ से इसको लॉन्च भी कर दिया, मतलब 2-4 दिन में, पहले न्यूज में था, हो सकता है आज आ जाए। तो मातृत्व सुविधा पोर्टल एक बना रहे हैं, तो उस पे हर यूजर का, मतलब जितने भी महिलाओं का क्या है कि जब शादी हो तभी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उससे कब टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, कब क्या करना है, काउंसलिंग जो सर्विसेज हैं वो आप उसके थ्रू कर सकते हो, क्या बोलते हैं फेसलेस। जैसे अमूमन क्या होता है कि महिलाएं इसमें शर्माती हैं या क्या बोलते, तो उसके लिए फेसलेस कर सकते हैं घर बैठे उनको, जो डिजिटल फेसलेस टेस्ट असेसमेंट नहीं, डिजिटल क्या बोलते हैं, टेलीमेडिसिन, डिजिटल टेलीमेडिसिन, तो उस आधार पे टेलीमेडिसिन, हाँ, टेली एजुकेशन, ठीक है। फिर लाभार्थियों से परस्पर संवाद, जैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे वो होता है तो भाई जनता में बहुत ज्यादा, तो बस आपको कुछ पॉइंट सेट करने, तो लगभग सारे पॉइंट यही हैं, ठीक है। तो आज का खेल आप लोग खुद भी देखिए, एक चीज और है, क्योंकि हम लोग खुद भी नेचुरल बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहले से देख के आ रहा है पहले से, तो हो सकता है कि एक आध चीज गलत हो जाए। बेटर ये है कि आप एक मॉडल आंसर भी सामने रखिए, जब यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो जाता है तो मॉडल आंसर देखना ना भूलिए, वो आपके एक वैल्यू इन्हेंसमेंट का काम करेगा, आपके लिए फायदा होगा। एग्जाम में पेपर मैनेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया, तो इसका प्रयोग जरूर बोलूंगा कि जब भी किसी कहीं से भी आंसर देखिएगा तो आंख बंद करके आंसर मत देखिएगा। जैसे याद है एक उसमें था, पूछा था मध्य प्राचीन कालीन इतिहास दिया था, उसमें यूज किया था मध्यकालीन, पूछा था मध्यकालीन, दिया था प्राचीन। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि हाँ मतलब जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं।